और अगर बाबा साहब को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता तो ये देश का विभाजन ना होता और आज हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। ना चीन हमारे बराबर होता, ना अमेरिका हमारे बराबर होता, ना रशिया हमारे बराबर होता, ना पूरा यूरोपियन यूनियन बराबर होता। तो जवाब आप दोनों का मिला के जवाब यह है कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हम सब लोगों को गिरेबान से, हाथ से पकड़ के एक साथ बिठाना चाहिए। नहीं तो हमारी निंदा करनी चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए इस बात के लिए। अगर जनता हमें क्रिटिसाइज करना शुरू करेगी, अगर हम पे दबाव बनाएगी, तो हम जनता के आगे तो सब झुकते हैं ना। अगर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके फैंस और फॉलोअर्स ही बोलेंगे कि हम ये चाहते हैं आप एक साथ बैठो, तो ना मुसलमान भूलेंगे। पहले मैं आपके सवाल का, जब मुसलमान नहीं भूलेंगे अपना इतिहास, वो इतिहास जिसमें कुछ ईमानदार बादशाहों ने, जैसे टीपू सुल्तान ने, जो जो शेड्यूल कास्ट महिलाओं को, या जो शूद्र जी ने कहते थे वो महिलाओं को तन खोल के घूमना पड़ता था, जो टैक्स लगाते थे, वो इतिहास हम नहीं भूलने वाले। और सुनिए, जो हमारे बादशाहों ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, गलतियां की थी, उनकी गलतियां सुधारेंगे हम। इसलिए पाकिस्तान में मनुवाद कम है क्या? वहां तो आज तक जमींदारी प्रथा भी नहीं खत्म हुई। कोई ये किसी दिखने वाले छवि में नहीं होता है मनुवाद। जो व्यक्ति इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता, कोई मुसलमान अगर ये समझता है कि ये अशरफ है और ये अशरफ नहीं है, तो वो मुसलमान ही नहीं है, अजलाफ है, वो मुसलमान ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्लियर है ना, ये बाकी सब धर्मों में क्लियर है। तो जब वो मुसलमान ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्यों बात करूं? देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। और जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया था कि हमारे दरमियान सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और लगातार दलित मुस्लिम यूनिटी पर मुल्क के कोने कोने में जाकर काम करने वाले आली जनाब महमूद पराचा साहब आने वाले हैं। ये ऐलान मैंने पहले भी किया था, तशरीफ ला चुके हैं और अब आपसे सीधी सीधी गुफ्तगू आली जनाब महमूद पराचा साहब करेंगे। कुछ देर हुई ट्रैफिक की वजह से, अदालत का काम खत्म करके ही आ पाया। तो जो आज आप सब लोगों को तकलीफ दी है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम बात के लिए दी गई है कि आज देश में मनुवाद और अंबेडकरवाद की जो कशमकश है, वो बहुत अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है। और जो लोग अंबेडकरवादी हैं, यानी कि इंसाफ और बराबरी के मानने वाले हैं, उन्हें अब सब काम छोड़ के ये मनुवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए, देश से मनुवादी मानसिकता को कम से कम सरकारी ओहदों से खत्म करने के लिए सबको कमर कस लेनी चाहिए। वरना हमारा जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, वो आज बहुत बड़े खतरे में है। अहम बात आज क्या है? कोई और इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम मुश्किलें, परेशानियां और दुख तकलीफें उठा के भारत को एक महान देश बनाने के लिए और इसमें इंसाफ और बराबरी सबके लिए कायम करने के लिए बनाया है, उसको अगर हम बचा लेंगे, यानी कि हम संविधान बचा लेंगे, तो हमारा देश भी बचेगा और इस देश में जो अन्याय हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगर हमने संविधान नहीं बचाया, अगर हमने संविधान के लिए नहीं खड़े हुए, तो जो संविधान हम लोग सबकी हिफाजत करने के लिए है, वो अगर खत्म हो गया तो हम सबकी भी हिफाजत खत्म हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरीके से सबको समझ लेना चाहिए। ये देश अंबानी, अडानी और इन जैसे दूसरे बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों मनुवादी मानसिकता बेच चुकी है, खत्म हो जाएगा देश। तो संविधान के ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। 15 अगस्त को इस जो मनुवादी मानसिकता की सरकार ने तिरंगे झंडे सब जगह बंटवाए, वो तिरंगा झंडा देखिए कैसे छल कपट करते हैं। वो तिरंगा झंडा जो 52 साल तक इन्होंने अपने दफ्तर पे नहीं फहराया, वो तिरंगा झंडा जिससे ये नफरत करते हैं, लेकिन छल कपट करने के लिए, क्योंकि भारत का हर एक अंबेडकरवादी तिरंगे से प्यार करता है, क्योंकि वो भारत का झंडा है, इसलिए ये छल कपट करने के लिए बंटवाया। लेकिन तिरंगा भी कहां से आता है? भारत के संविधान से। तो जरूरत किस बात की है कि घर घर संविधान होना चाहिए। तो इस 26 जनवरी से हम लोग घर घर संविधान बांटने का काम करेंगे। संविधान बांटने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो एक कागज का पुर्जा है या कोई एक पैम्फलेट है। वो एक हमारा जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी जो है ना, वो कैसे खुशहाल हो सकती है, उसके लिए मूल मंत्र है वो, उसके लिए रास्ता है, उसके लिए हर एक हमारी परेशानी, हर एक हमारी जो मुसीबत है, उसका संविधान ही समाधान है एक। और हर एक हमारी तरक्की का जो रास्ता है, उसके लिए भी सब चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। अगर हम संविधान सबको समझा देंगे, देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को और महिलाओं को, तो SC ST OBC और महिलाएं जो हैं वो कम से कम खुशहाल हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, उनको सारे न्याय मिल जाएंगे। तो सबसे अहम बात है कि संविधान को बचाना, बचाने का मतलब उसके ऊपर सबको उसकी जानकारी देना और सबको उसकी वर्किंग जानकारी देना कि इस तरीके से आप संविधान का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए और अपने ऊपर अत्याचार ना हो उसकी से अपनी आपकी सुरक्षा करने के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। और संविधान में भी भारत के नागरिक जो हैं
वो देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आर्मी के जनरल्स हो, या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, चाहे आप ईमानदार प्रेस हो, वो सब जनता के नौकर हैं। चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, उन्हें जनता के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, उन्हें जनता की सेवा ही करनी पड़ेगी। ये भारत का संविधान बताता है, तो उस पर हमें अमल कराना पड़ेगा। और संविधान में जो सबसे अहम टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है, वो भारत देश की धरती है। जो आज ये मनुवादी मानसिकता के लोग चाइना और पाकिस्तान से मिलकर देश की धरती, जो चाइना एक तरफ से हमारी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा खा चुका है, तो हम लोग सबसे पहले चाइना से वो धरती लेने का, इस देश के मालिक यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग वो काम करेंगे। यही मुझे आपसे कहना था। सर एक बात में, हमारे जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसमें 4 कलर हैं। ऊपर ब्राउन कलर हो गया, बीच में सफेद है, और सफेद के अंदर जो चक्र है वो नीला रंग का है, और नीचे हरा रंग है। ये 4 रंग है, तिरंगा कैसे कहते हैं? चौरंगा होना चाहिए इसको। नहीं, चौरंगा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये भारत का जो नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो संविधान ही बनाता है, वो क्या है? वो है भारत के संविधान के माध्यम से सबको उनका अधिकार मिले, ये है उसका मतलब। इसमें अशोक चक्र है ना बीच में, जिसने मनुवाद के खिलाफ, मनुवादी मानसिकता के खिलाफ जो एक सबसे बड़ा आंदोलन था बुद्ध धर्म के रूप में, वो सबसे पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम जो बताया है, वो उसके बाद आया। उससे पहले क्रिश्चियनिटी भी आई है। तो ये सभी धर्म जो है, उससे पहले जो जूइज्म है, जुडाइज्म है, वो था। ये सभी धर्म जो है बड़े बड़े, वो क्या बताते हैं? बुनियादी एक ही बात बताते हैं कि इंसाफ और बराबरी सबके लिए। मनुवादी मानसिकता सिर्फ एक ऐसी मानसिकता है जो बताती है इंसान से इंसान छोटा और बड़ा होता है। वही बुनियादी फर्क है बाकी सब में और मनुवादी मानसिकता। सवाल था कि मनुवादी व्यवस्था और सरकार में आप कितना तालमेल समझते हैं? अभी तो देखिए, जो अडानी अंबानी हैं और जो दूसरे नागपुर में बैठे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तालमेल नहीं है। सरकार में जो भी ओहदेदार बैठे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री, या अमित शाह जी हो, या दूसरे मंत्रिमंडल के लोग हों, वो सब उनके गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेके, वो तो एक आम आदमी से भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। वो संविधान की शपथ लेके किसी पद पे बिठाए गए हैं देश के मालिक यानी कि जनता द्वारा, और वो उसी संविधान से धोखा कर रहे हैं जिसकी शपथ लेके वो अपने पदों पे बैठे हैं। वही इस संविधान से शपथ लेने के बाद धोखा ये कर रहे हैं कि चाइना के हाथों हमारा देश एक तरह से पूरी तरीके से गिरवी रख दिया उन्होंने, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ने। ये एक और अहम बात है। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, आप लोग तो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, तो चाइना की जितनी कंपनीज है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसकी जो ऑफिशियल फ्रंट कंपनीज हैं, उसमें कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं। अगर आप सिर्फ इसी पे रिसर्च कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, खासतौर पे बड़े बड़े लोग, वो सब किसकी गुलामी कर रहे हैं? ये मनुवादी मानसिकता पैसे की खातिर, लालच की खातिर किसकी गुलामी कर रही है? चाइना की गुलामी कर रही है। एक सवाल और है कि आप ऐसा चेहरा है भारत के अंदर जो लाखों युवाओं की धड़कन भी कही जाती है, या सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं वो लोग, और आप ही के बहुत से साथी अलग अलग है भी, भानु प्रताप हैं, भाई तेज सिंह साहब हैं, तो आप लोग सब कभी इकट्ठा बैठेंगे? क्योंकि अगर इकट्ठा बैठते हैं तो आप ताकत मजबूत हो जाएंगे, पर आप खुद अलग अलग रहते हैं, तो कैसे संविधान सबको पढ़ा देंगे आप? ये मैं इस सवाल पूछने का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी ज्यादा कड़वे तरीके से पूछना चाहिए था सवाल आपको, लेकिन पता नहीं आपने क्यों लिहाज रखा हमारा। नहीं रखना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हो। तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी दिन रात कोशिश इसी काम पे लगी रहती है कि मैं किसी प्रकार से जितने भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के नेतागण हैं, इफेक्टिव लोग हैं, एक से बढ़कर एक, जिनकी लोगों में छवि भी है, जिनको लोग मानते भी हैं, सुनते भी हैं, और जिन पे विश्वास रखते हैं और जिनसे हौसला मिलता है। जिस दिन हम लोग एक हो गए, जिस दिन, उसके 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनेगी जो हमारी ना हो। मतलब हमारी से मतलब देश के असली मालिक SC ST OBC और माइनॉरिटीज की ना हो, क्योंकि हम लोग करीब 90% हैं देश में। और जो बचे हुए लोग हैं, जो घरों में तो मनुवादी मानसिकता के पैदा हुए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ईमानदारी है, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये मुमकिन लगता है आपको दलित मुस्लिम इत्तेहाद? मुमकिन लगता है? मैंने आपको 75 साल हो गए, ऐसा कुछ हुआ नजर नहीं आया। मुसलमानों में कोई मुत्तहिद नहीं लोग, तो आप लगता है दलित मुस्लिम हो जाएंगे इतने सालों में? नहीं, इसीलिए तो पिट रहे हैं। इत्तेहाद, जितना भी देश आज बचा हुआ है, दलित मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो बचा ही इसलिए इत्तेहाद की वजह से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने की थी उसमें होते अगर मुसलमान ना होते? जो देश का बचाव हुआ है वो इसी इत्तेहाद से हुआ है। और बाबा साहब सिर्फ कोई जो उस टाइम के डिप्रेस्ड क्लासेस थी या जो अनटचेबल्स माने जाते थे उनके लीडर नहीं थे। बाबा साहब सबके लीडर थे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, बहुत सारी मिसालें हैं, अगर महाड़ आंदोलन से ही चलें बहुत सारी मिसालें हैं। उससे पहले अगर हम ज्योतिबा फूले के टाइम से, साहब के टाइम से भी चलें, तो ये जहां जहां इकट्ठे हुए तभी तभी बड़ा काम हुआ है। तो ये संविधान, हमारा देश ही इस इत्तेहाद, इस एकता की वजह से तो है, वरना आज ये संविधान ना होता, बाबा साहब ना होते ना और उनके मुट्ठी भर साथी, तो ये संविधान ये ना होता। ये संविधान की जगह मनुस्मृति होती।
तो ऐसा नहीं है, इतनी सी बात है बस। एक आदमी बाबा साहब गए अंदर और मनुवादियों की सारी आशाओं और जो उम्मीदें थी, जो उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के साथ साथ जगाई थी अपने मन में, खत्म हो गई ना एक आदमी से सिर्फ, क्योंकि उसने इंसाफ और बराबरी की बात की, भारत का संविधान बनाया। और उनको जाने से रोका क्यों जा रहा था? क्योंकि उन्होंने 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी। यही सबसे बड़ी वजह थी उनको रोकने की। और अगर बाबा साहब को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता तो ये देश का विभाजन ना होता और आज हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। ना चीन हमारे बराबर होता, ना अमेरिका हमारे बराबर होता, ना रशिया हमारे बराबर होता, ना पूरा यूरोपियन यूनियन बराबर होता। तो जवाब आप दोनों का मिला के जवाब यह है कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हम सब लोगों को गिरेबान से, हाथ से पकड़ के एक साथ बिठाना चाहिए। नहीं तो हमारी निंदा करनी चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए इस बात के लिए। अगर जनता हमें क्रिटिसाइज करना शुरू करेगी, अगर हम पे दबाव बनाएगी, तो हम जनता के आगे तो सब झुकते हैं ना। अगर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके फैंस और फॉलोअर्स ही बोलेंगे कि हम ये चाहते हैं आप एक साथ बैठो, तो ये काम होगा। अब मेरे दिमाग में यही एक सोल्यूशन आ रहा है। तो मैं सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज की जनता से गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से, भले ही वो हम लोगों को क्रिटिसाइज करें, हम लोगों को उनकी निंदा करें, लेकिन या हम लोगों को प्यार से समझाएं, हम सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। मैं तब एक गारंटी और दे सकता हूं, सिर्फ सरकारें हमारी नहीं बनेंगी, हम लोगों को लोग नहीं मिलेंगे पदों पे बिठाने के लिए, क्योंकि 95% जगहों पे तो ये मुट्ठी भर 8-10% लोग मनुवादी मानसिकता के बैठे ना, वो 95% जगहें खाली हो जाएंगी और हमारे पास लोग नहीं मिलेंगे हमें कि हम किसको किस पद पर बिठाएं। ये होने जा रहा है। तो क्या इस काम के लिए आप लोग हम लोगों पे दबाव नहीं बना सकते? मैं अपने आप पे भी कह रहा हूं, मुझसे भी बहुत कुछ कमियां हुई होंगी, लेकिन मैं निरंतर दिन रात इसी काम की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं सबके पास जाता हूं, सबसे निवेदन करता हूं, सबसे गुजारिश करता हूं, सबके लिए काम भी करता हूं। संविधान